तो पिछली क्लास जो हम लोगों की हुई थी उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पूरा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। जनरल मैकेनिज्म कैसी होती है एरोमेटिक रिएक्शंस पे, इस बारे में स्टडी कर ली थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली रिएक्टिविटी के ऊपर है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग पर करवा रहे हो तो किस केस में उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, किस केस में उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, ये इन सारे टॉपिक्स पे बातचीत। तो उसके लिए पुरानी क्लास, पिछली क्लास, इसका आना आवश्यक है। अगर वो नहीं आती है तो डेफिनेटली इस टॉपिक को समझने में परेशानी होगी। ठीक है, तो देखो सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग के ऊपर या कोई दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर जब होती है तो बेंजीन रिंग खुद एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करती है। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर जो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करते हैं, राइट। यानी कि ये बिहेव करते हैं लाइक अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, क्योंकि इनका काम ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को दूसरों को डोनेट करना। अगर ये खुद रिच नहीं होंगे तो दूसरों को इलेक्ट्रॉन ये कैसे डोनेट करेंगे, है ना, सही कह रहे हैं, राइट। अच्छा, और साथ में जो बाजू में होता है इलेक्ट्रोफाइल जो कि रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा, ये किसके जैसे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है लाइक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। और जब ये दोनों लोग आपस में मिलते हैं तब जाके आप लोगों को आपका जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है, बराबर। अब देखो रिएक्शन की रेट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो दो फैक्ट्स आपको समझने होंगे। सबसे पहले, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऐसी अनटच्ड बेंजीन रिंग मिले, ठीक है। कई बार आपको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग मिल जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग या इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग का मतलब ये होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिस ग्रुप के लगे होने से वो बेंजीन नहीं हो रही है, कुछ और बन जा रही है। लाइक अगर मैं बेंजीन रिंग के ऊपर COOH के ग्रुप लगा दूँ, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ कि 6 के 6 लगाओ, इस पे बात नहीं हो रही है ना। कितने भी लगा लो यार, 1 लगाओगे तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, 2 लगाओगे तो डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड सो ऑन, इस पे बातचीत नहीं हो रही है, राइट। लेकिन अगर आप कुछ भी बेंजीन रिंग से अटैच कर रहे हो तो जो भी ग्रुप आप बेंजीन रिंग से अटैच करते हो उसके अटैच कर देने की वजह से बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी पर फर्क पड़ता है, ठीक है। आपकी रिएक्टिविटी पे क्या होता है, फ़र्क पड़ता है, रिएक्टिविटी पे असर पड़ता है, रिएक्टिविटी इफेक्ट हो जाती है रिएक्टिविटी आपकी। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर ये बेंजीन रिंग है, इसमें इमेजिन करो कल को मैंने एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है नेचर में। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब समझते हो ना, चाहे इंडक्टिव के वाया इलेक्ट्रॉन्स दे, राइट, या चाहे आप लोगों के हाइपर कंजुगेशन के वाया दे, या चाहे +R के थ्रू दे, बट बेंजीन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे, एक ऐसा ग्रुप लगाया जा सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपने बेंजीन रिंग के पास 1 2 3 कितने ग्रुप लगा रहे हो, इस पे बात नहीं कर रहे हम, ठीक है, इस पे हम बात नहीं कर रहे, हम इस पे बात कर रहे हैं कि कौन से ग्रुप लगा रहे हो। तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि तुम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें, मतलब बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, ठीक है, इस टाइप के आप कोई ग्रुप लगा दो। तो ऐसे ग्रुप वाले आप मॉलिक्यूल्स भी बेंजीन रिंग से अटैच कर सकते हो। और एक तीसरा केस ये हो सकता है कि आप कुछ लगाओ ही मत, मतलब आपकी बेंजीन रिंग किसके जैसी है, एक न्यूट्रल स्पीशीज़ के जैसी है, ना तो इलेक्ट्रॉन ले रही है ना तो इलेक्ट्रॉन दे रही है, कुछ नहीं, नॉर्मल। ये 3 केसेस हो सकते हैं। अगर इन तीनों केसेस में मैं इलेक्ट्रोफाइल देती हूँ, लेट से इसको मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल दिया E पॉजिटिव, समथिंग प्रोडक्ट बन रहा है, समथिंग K1 रेट से बन रहा है। केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हो तो इतना तो पता ही होगा कि K1 K2 क्या होते हैं ये सब। इसको भी वही सेम इलेक्ट्रोफाइल दिया, मतलब तीनों को हम सेम कंडीशन दे रहे हैं।
ताकि ऐसा कल को बोलने को ना हो जाए कि मैडम आपने इसको ज़्यादा बेटर कंडीशन दी थी इसलिए देखो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है, इसको कम टेम्परेचर दिया था, इसको ज़्यादा प्रेशर दिया था, कुछ नहीं, सबको हम सेम प्रकार का माहौल दे रहे हैं। इसने एक प्रोडक्ट बनाया P' विथ रेट K2, यहाँ पे इसको भी हमने एक इलेक्ट्रोफाइल दिया, इसने भी एक प्रोडक्ट बनाया आपका P" विथ रेट समथिंग K3। बात ये हो रहा है कि किस रिएक्शन में इसमें से ऊपर के जो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में से किस पॉसिबिलिटी के लिए रिएक्शन का रेट जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। तो अब कैसे सोचोगे बताओ। तो दुनिया में जब भी इलेक्ट्रोफिलिक, अच्छा मैं बार बार ना एरोमेटिक नहीं बोलूँगी, तुम समझ जाओ कि क्योंकि पूरी बातचीत एरोमेटिक के लिए ही चलेगी, एलिफेटिक के लिए तो नाम मात्र है और मान के चलो नहीं है। तो जब भी हम लोग आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो एरोमेटिक आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन रिंग के रिच होने की डिमांड है। बेंजीन रिंग आपकी कैसी होनी चाहिए? रिच होनी चाहिए। अगर बेंजीन रिंग आपकी रिच है, बेंजीन रिंग अगर आपकी रिच है तो रिच बेंजीन रिंग क्या करेगी? इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देगी, है ना। और अगर वो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देगी तो बताओ क्या होगा? आपकी रिएक्शन हो जाएगी। बट मान लेते हैं किसी रीजंस की वजह से आपकी जो बेंजीन रिंग है उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन नहीं है, मान के चलो किसी रीजंस की वजह से उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल को क्या देगी? इलेक्ट्रॉन। किसी भी रीज़न की वजह से अगर उसके पास खुद के ऊपर उसके इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो वो किसी दूसरे को क्या इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ऐसे में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के लिए जो रिएक्टिविटी का या रिएक्शन के होने का सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? द बेंजीन रिंग शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। बराबर, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो जितनी ज़्यादा आपकी बेंजीन रिंग रिच होगी इलेक्ट्रॉन से, रिएक्टिविटी इस पर्टिकुलर रिएक्शन की उतनी ही ज़्यादा होगी। इस पर्टिकुलर रिएक्शन की मतलब मैं बात कर रही हूँ किसकी? आपके ARSE की, जिसमें रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्शन की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग। जितने ज़्यादा आप लोगों के क्या होंगे बताओ? आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर्टिकुलर एरोमेटिक सिस्टम पे, AR डॉट का मतलब है एरोमेटिक सिस्टम पे, उतने ज़्यादा उसकी रिएक्शन की क्या होगी? रिएक्टिविटी होगी। क्या ये बात क्लियर? डन, ओके, ठीक है। अब तुम खुद सोचो कि अगर तुमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं रहा है, बल्कि इलेक्ट्रॉन उससे खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? वो उस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन उससे ले रहा है, मतलब और वापस। तो सबसे पुअर रिएक्टिविटी तो आपको C के केस में ही दिखेगी। तो आपका जो आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर चीज़ का, है ना, इस पर्टिकुलर केस का, अबो वाले केस का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? कि सबसे अच्छी रिएक्टिविटी होगी A में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसको। फिर उससे कम रिएक्टिविटी होगी B में, और उससे कम होगी C में, मतलब सबसे कम बेसिकली होगी C में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इस तरीके से आपको जज करना होगा। कई बार क्वेश्चंस आते हैं, इवन आगे जब तुम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाला चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पे भी मिलेगा, या अलग अलग जगहों पे आपको ये मिल सकता है। तो याद रखना, एरोमेटिक सिस्टम में अगर इलेक्ट्रोफाइल को सब्सटीट्यूट करा रहे हो तो ये आपकी रिएक्टिविटी का नियम चलेगा। आपने SN1 SN2 पढ़ा है। हर मैकेनिज्म में रिएक्टिविटी के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि लेट्स से किसी को 3 डिग्री चाहिए, किसी को 2 डिग्री चाहिए, किसी को 1 डिग्री चाहिए, किसी को बल्कीनेस चाहिए, किसी को पोलर सॉल्वेंट चाहिए, किसी को नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। तो इसकी ये रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एरोमेटिक रिंग। अब हमारे केस में, हमारे सिलेबस में ज़्यादातर टाइम आपको एरोमेटिक सिस्टम बेंजीन रिंग ही मिलेगा, अदरवाइज आपके और भी दूसरे एरोमेटिक सिस्टम्स हो सकते हैं। क्या ये बात समझ रहे हो? तो कितने ग्रुप्स लगाए जा सकते हैं बेंजीन रिंग पर बताओ? आप लोग वहाँ पे टोटल, अगर मैं ग्रुप्स की बात करूँ तो आप वहाँ पे 2 ग्रुप्स लगा सकते हो। पहला ग्रुप यानी कि एक ऐसा ग्रुप आप लगा सकते हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और दूसरा आप लगा सकते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को लगाने की वजह से जो रिएक्शन का जो रेट है, वो रिएक्शन का जो रेट है, वो रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे,
और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगाने की वजह से रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक्चुअली यहाँ से एक छोटी सी क्लासिफिकेशन आपको बुक्स वगैरह में देखने को मिलेगी लिखी हुई कि ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग की रिएक्शन की जो रेट है उसको और इंक्रीज कर दें एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजीन। क्यों रेट इंक्रीज हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ऐसे ग्रुप्स को कहा जाता है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये नया नाम तुम लोगों के लिए आया है तुम्हारी लाइफ में। ऐसे ग्रुप्स को कहा जाता है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, ऐसे ग्रुप को कहा जाता है एक्टिवेटिंग। अभी फिलहाल मेरी आज की क्लास में एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले एक्टिवेटिंग है। क्यों? क्योंकि हमें बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए। हो सकता है आगे फ्यूचर में आप कोई एक ऐसी मैकेनिज्म भी पढ़ो जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन रिच चीज़ें नहीं चाहिए। तुम खुद सोचो, ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है ये किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? कि अटैक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है। अगर अटैक करने वाली स्पीशीज एक इलेक्ट्रोफाइल है तो जिस पे अटैक हो रहा है वो क्या होना चाहिए? आप लोगों का रिच होना चाहिए। अगर वो खुद रिच है तभी तो वो अटैक को फैसिलिटेट कर पाएगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, वो भी कौन से वाले पर्टिकुलर केस में? जब आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, उस पर्टिकुलर केस में आप लोगों के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले लोग बेचारे क्या कहलाते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही? कैसे ग्रुप कहलाते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, क्या कहलाते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन ऐसा रट मत लेना कि डोनेटिंग वालों को हमेशा एक्टिवेटिंग कहेंगे, विड्रॉइंग वालों को हम लोग हमेशा डीएक्टिवेटिंग कहेंगे। क्योंकि अगर यही चीज़ मैं रिवर्स कर दूं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इसका मतलब जो अटैक होने वाला सबस्ट्रेट है जिस पे अटैक हो रहा है वो बेंजीन रिंग कैसी होनी चाहिए? डेफिशिएंट होनी चाहिए। अब बेंजीन रिंग को डेफिशिएंट, अगर तुम्हें बेंजीन रिंग चाहिए तो इसका मतलब डोनेटिंग ग्रुप तो उसके लिए अच्छे नहीं हुए ना। फिर तो डिपेंड करता है कि अटैक कौन कर रहा है। फिलहाल हमारे केस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो दुनिया की जितनी भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी इनके केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आप लोगों के क्या होंगे? आप लोगों के ये एक्टिवेटिंग होंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ये लोग आप लोगों के कैसे होंगे? डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, बहुत कॉमन सेंस है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जिसको तुम अपने खुद के लेवल पे क्रैक नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं समझ में आए। डिपेंड किया अटैक कौन कर रहा है, कॉमन सेंस। अब क्या होता है, जो ये ग्रुप्स होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलो या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलो, इन्हें क्लासीफाई किया जाता है। कैसे क्लासीफाई किया जाता है? इन्हें फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। कैटेगरी नंबर 1 होती है एक ऐसे एक्टिवेटिंग या एक ऐसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के क्या है? स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। एक ऐसे आप लोगों के एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो मॉडरेट है, ठीक है, और उसके अलावा एक ऐसे एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है? कमज़ोर है, राइट। तो ऐसे केस में हम लोगों को जो ये चार्ट है कि कौन स्ट्रॉन्ग होता है कौन वीक होता है ये याद करना पड़ेगा। बट देखो, एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब फ़िलहाल अभी मेरी क्लास में कौन है? डोनेटिंग वाले। और मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ डोनेटिंग वाले कौन होते हैं? आपके प्लस आई हाइपर कंजुगेशन ऑफ प्लस आर। तो मान के चलो अगर आप लोगों के पास कोई नाइट्रोजन या ऑक्सीजन वाली स्पीशीज़ है। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन वाली स्पीशीज़ कैसी होती है? आपके NH2 ग्रुप्स होते हैं, अमाइन, है ना, आपके OH ग्रुप्स होते हैं, या फिर आपके ऑक्साइड वाले ग्रुप होते हैं, या फिर आपके इस तरीके से NH निगेटिव वाले ग्रुप्स होते हैं। ये बेसिकली एक्टिवेटिंग की कैटेगरी में आते हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। और अगर मैं वीक एक्टिवेटिंग के बारे में बात करूँ तो जितनी भी कार्बन्स हैं, मतलब कार्बन की जो चेन होती हैं, या फिर अगर कोई बेंजीन रिंग होती है, या फिर अगर कोई अल्कीन होता है, ये सब किस में आते हैं? वीकली एक्टिवेटिंग। ये लोग उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं देते, ठीक है। जो ईस्टर्स होते हैं ये आप लोगों के एक्टिवेटिंग ग्रुप में आते हैं बट वीकली। जो आप लोगों के एमाइड्स होते हैं ये भी किस केस में आते हैं? आप लोगों के वीकली एक्टिवेटिंग वाले उसमें आ जाते हैं, है ना, ये भी वीकली एक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग के केस में अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। डीएक्टिवेटिंग किसे कहते हैं? -I देने वालों को और -R देने वाले को। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग -I कौन देता है? तुमने GOC में पढ़ा होगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग -I या बहुत ही स्ट्रॉन्ग -R देने वाले में एक इंसान का नाम आता है, वो होता है आपका
NO2, ये तो सबका बाप है, ठीक है। और उसके अलावा और कौन कौन से आते हैं, अगर मैं इसी NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दूं तो ये भी डीएक्टिवेटिंग में आ जाता है। ऐसा मत सोचना, क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप लोगों को पढ़ाया जाता है GOC, तब उस वक्त कैसे पढ़ाया जाता है कि अगर किसी भी रिएजेंट में आपको डबल बॉन्डेड सिस्टम दिख रहा है, ये मतलब नॉट अल्कीन टाइप वाले, जो डबल बॉन्डेड वाले सिस्टम दिखते हैं, C डबल बॉन्ड O टाइप के, है ना, या N डबल बॉन्ड O टाइप के, इनको -R में काउंट कर लो। और जिनके ऊपर आपको लोन पेयर्स वगैरह दिखते हैं, आप उनको किस पे काउंट कर लो, ये एक्टिवेटिंग में काउंट कर लो, यानी कि डोनेटिंग वालों में। लेकिन NH3 में ना तो कोई डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ना ही इसके ऊपर कोई लोन पेयर, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे में कई लोगों को लगता है कि यार डबल बॉन्ड नहीं है तो इसको एक्टिवेटिंग में डालो ना, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींचने की तो इच्छा रखेगा ही रखेगा, फिर इसीलिए तो CCl3 ये आप लोगों के हाईली स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने अमाइड्स लिखा है ना, इस अमाइड को मुझे थोड़ा सा करेक्ट करना है। जैसे RC डबल बॉन्ड ONH, अब ये N के पास एक और बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, तो ये किसी और R के साथ बॉन्ड ये बना सकता है। तो ऐसे लोग एक्चुअली मॉडरेट एक्टिवेटिंग में आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ एकदम परफेक्ट अमाइड की, जिसमें NH2 वाला सिस्टम दिखता है, वो आपके कौन से केस में आता है, डीएक्टिवेटिंग वाले केस में आ जाता है। आपके जो अल्डिहाइड्स होते हैं ALD, ये डीएक्टिवेटिंग में आते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड है। कीटोन्स KET, ये भी डीएक्टिवेटिंग में आ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये भी डीएक्टिवेटिंग में आ जाते हैं, बट ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में इनकी एंट्री होती है, ठीक है। मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में इनकी क्या होती है, एंट्री होती है। और जो बहुत ही वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं उनमें लिया जाता है हेलोजेंस को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें आपको बेसिकली आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी यही इम्पोर्टेंस है कि अगर आपको ये चीज़ पता है तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, किसकी रिएक्टिविटी कम होगी। अभी इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने का जो मकसद है वो तुमको बेसिकली समझ में आए कि इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका रीज़न क्या है इसको पढ़ाने का, ठीक है। इसको क्यों क्या दे दिया फालतू के इसको, है ना, ये इसको क्यों दिया है, क्या हाँ ये हम लोग एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग क्यों पढ़ रहे हैं। बल्कि मैं तो तुम्हें कभी एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग वर्ड याद भी करने को नहीं कहूँगी, खैर, लेकिन इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि बताओ इसमें से एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए जो रिएक्टिविटी को और बढ़ा दे वो बेसिकली एक्टिवेटिंग, जो रिएक्टिविटी को और घटा दे वो बेसिकली डीएक्टिवेटिंग। उसमें कोई जनरल रूल ना बना के चलो कि डोनेटिंग को मैं एक्टिवेटिंग कहूँगा, ये करूँगा, ठीक है। बस जनरल रूल एक ये याद रखना है कि इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के लिए ये रूल चलता है रिएक्टिविटी का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लेते तुम्हें क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जैसे मान के चलिए ये आप लोगों के पास बेंजीन रिंग है, इससे कनेक्टेड है OH, है ना। अच्छा, और उसके बाद आप लोगों के पास मान के चलो एक और बेंजीन रिंग है, इससे लगा हुआ है NH2, इसे क्या कहते हैं, एनिलीन। बेंजीन रिंग विथ NH2 इज नोन एज एनिलीन। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैं O नेगेटिव लगा दूँ इट विल बी नोन एज फेनॉक्साइड, और ये हो गई आपकी सादी बेंजीन रिंग। ABCD करके इसको नाम दे दो, A, ये B, ये C। इसको रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप अरेंज करो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल इनको अप्रोच करता है तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं एसिडिटी और बेसिसिटी के वक्त में। तो मुझे नहीं लगता कि एक स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होगी अगर उसने GOC ठीक से पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का नेचर कैसा होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप कर सकते हो। जैसे OH पे लोन पेयर्स होते हैं, इसका मतलब ये आप लोगों का कौन सा वाला ग्रुप है, ये +R वाला ग्रुप है। साथ ही साथ में बेचारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसीलिए -I है, बट डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पे +R है, ये +R डोमिनेटिंग है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जा रहे होंगे बेंजीन रिंग को। NH2 के बारे में बात करूँ तो NH2 के ऊपर भी लोन पेयर्स होते हैं, ये भी +R देता है, ये भी -I देता है, बट इसका भी ओवरऑल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला नेचर +R रेजोनेंस ये ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। अच्छा, O नेगेटिव के बारे में बात करें तो देखो ये चीज़ पूरी दुनिया जानती है कि अगर आपके पास 2 न्यूक्लियोफाइल्स हैं, एक न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, जैसे ये OH और ये जो NH2 है ना,
ये OH और NH2 आप लोगों के कैसे न्यूक्लियोफाइल में काउंट होंगे, या आप लोगों के न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में काउंट होंगे, बराबर। लेकिन ये जो O नेगेटिव है ये कैसा है, ये आप लोगों का एक निगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। क्या ये बात समझ रहे हो? तो किसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है? निगेटिव वालों की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, तो ये भी आगे इलेक्ट्रॉन देगा। अब मुझे बताओ डी वाला तो खैर न्यूट्रल है, तो तीनों केसेस में, स्टार्टिंग के तीनों ही केसेस में क्या हो रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और डी वाले में कुछ नहीं हो रहा है। तो इतने तो हम श्योर हैं इस बात को लेकर कि चाहे जो भी कुछ हो जाए डी वाला सबसे कम रहेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन दिया नहीं जा रहा है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो रिएक्टिविटी बोलो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो A B C तीनों में रिएक्टिविटी बढ़ेगी। नाउ वी हैव टू कंपेयर कि किसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। तो C वाला क्योंकि निगेटिवली चार्ज है इसीलिए उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दिए जाएंगे। अब बातचीत आती है A और B के बीच में कि कौन ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो देखो हम में से मैक्सिमम लोगों को लगता है कि ऑक्सीजन के पास क्योंकि दो लोन पेयर है तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी। ऐसा बल्कि कुछ भी नहीं है। तुम कॉमन सेंस के साथ सोचो, अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के रिस्पेक्ट में बात करूं, वैसे तो ये सारे ऑर्डर्स तुमको लिखवा के दिए GOC में कि कौन ज़्यादा ताकतवर होता है डोनेशन में, विड्रॉइंग में, बट अगर मान लेते किसी इंसान को ये ऑर्डर याद नहीं भी है तो कॉमन सेंस है। अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के टर्म्स में बातचीत करूं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप लोगों के ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है ना, 3.5 होती है आई थिंक, और नाइट्रोजन की उससे कम होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा होल्ड कर पाएगा या ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। तो ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ऐसे केस में क्या उसकी इच्छा इलेक्ट्रॉन देने की होगी? क्या, कतई नहीं। और नाइट्रोजन की उससे कम है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ईजिली दे देगा। तो हमें तो यही चाहिए ना कि इलेक्ट्रॉन मिले, हमें तो यही चाहिए। तो इसीलिए C, B और उसके बाद A, ये आपका ऑर्डर है। इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं कि रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप अरेंज करिए। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करता है तो ठीक है, अगर उस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इस तरीके से आपको थॉट प्रोसेस अपनी यूज़ करनी होगी, जो कि आप ऑलरेडी करते आए हैं। कब? जब आप लोगों ने बेसिक GOC पढ़ना सीखा था। अब जिस इंसान को बेसिक GOC नहीं आती है, लाइक मान लेते हैं एसिडिटी बेसिसिटी के वक्त भी उसने ये काम नहीं किया, तो ऐसे इंसानों के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी क्वाइट क्या होती हैं, डिफ़िकल्ट होती हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मान लेते हैं मैंने आपको एक बेंजीन रिंग दी हुई है, उस बेंजीन रिंग के टॉप पर मैंने तुमको ये लगा दिया CT3 CH3, अरे यार कहाँ चला गया, CH3 फिर CD3। अब बताओ किसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल के प्रति बहुत ज़्यादा होगी? अब तुम खुद सोचो कि हम लोग क्या चाहते हैं कि सिस्टम को इलेक्ट्रॉन मिले। हम यही चाहते हैं ना कि सिस्टम को इलेक्ट्रॉन मिले, राइट? हम यही चाहते हैं। अब ऐसे केस में हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इन सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो हम जानते हैं। मतलब आइसोटोप्स है ना, क्योंकि ये लोग तो इलेक्ट्रॉन रिचनेस के मामले में यार ये लोग ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, अब देने की इच्छा किसकी है ज़्यादा है? तो देखो इलेक्ट्रॉन तो तब देगा ना जब बॉन्ड टूटेगा। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब यही होता है ना बेसिकली, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और को देना। तो हम लोग सब लोग जानते हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग के वक्त से कि जो आप लोगों के पास बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो आपके कार्बन ट्रिटियम की ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू कार्बन ड्यूटेरियम, एज़ कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन। तो अगर किसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ऐसे में अगर तुम उसको बोलोगे कि जा टूट जा और जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, तो उसको टूटने में टाइम लगेगा, है ना? जब तक वो टूटेगा तब तक तो हाइड्रोजन टूट चुका होगा और इलेक्ट्रॉन भी दे भी चुका होगा। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि ये तीनों ही इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि ABC तीनों की रिएक्टिविटी सेम होगी। यहाँ पे रिएक्टिविटी किसके बेसिस पे देखी जाएगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे, कि जो आपका CH3 है इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी।
फिर सी में सबसे मतलब उससे कम होगी, और सबसे लीस्ट किसकी होगी, आपके ए वाले की। इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब कैसा होगा, तुमको बस इसी बेंजीन रिंग के ऊपर अलग अलग तरीके से ग्रुप चेंज करके वो देता जाएगा। तो इनडायरेक्टली जीओसी जिंदाबाद, जीओसी पता है तो सब आता है, जीओसी नहीं पता है तो फिर ये टॉपिक अभी अचानक से थोड़ी ना समझ में आ जाएगा। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक और रिंग लगानी है मुझे, चौथी। ये मैंने एक चौथी रिंग लगा दी, ठीक है। कैसा है, ओके, ये मान लेते हैं यहाँ पर हमने लगा के रखा है आप लोगों का NO2, यहाँ पे OCH3 और यहाँ पे लगा दिया है Cl। चलिए बताइए, जज करिए इसको रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन किस टाइप का नेचर शो करता है। तो देखो NO2 को तो भाई सब जानते हैं कि -I और -R दोनों देता है। OCH3 की अगर मैं बारे में बात करूं तो OCH3 में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो लोन पेयर्स है उसकी वजह से +R होता है, और ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसकी वजह से -I होता है, और बेंजीन तो भैया हमारा न्यूट्रल है। अच्छा, क्लोरीन के बारे में बात करूं, क्लोरीन वाली जो चीज़ होती है ना, ये कई लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। उन्हें लगता है कि क्लोरीन के ऊपर भी तो देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से -I तो देगा, लेकिन लोन पेयर होने की वजह से रेजोनेंस भी देगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, पहली बात तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन +R शो नहीं करते। इसका रीज़न मैं एंड मल्टीपल टाइम्स आपको पुरानी क्लासेस में बता चुकी हूँ कि क्यों होता है ऐसा, है ना। कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है या फिर जो कार्बन का ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 2p वाला है, और क्लोरीन वगैरह सोचो कहाँ के, तो वो नहीं डोनेट कर पाते। खैर, और अगर मान लेते करते भी तो इस केस में क्लोरीन, ब्रोमीन, हैलोजेंस के केस में उन लोगों का जो -I इफेक्ट होता है ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो क्लोरीन सिर्फ -I करता है, नो +R, ठीक है। चलो तो अभी रहता हूँ, सबसे वर्स्ट कौन सा होगा, पूरी दुनिया बता सकती है कि सबसे वर्स्ट अगर मुझे डिसाइड करना है कि सबसे वर्स्ट कौन सा होगा, सबसे वर्स्ट, तो सबसे वर्स्ट में आंसर में हम किसको रखेंगे, डी को, क्योंकि डी एक ऐसी स्पीशीज़ है जो इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है बल्कि ले रहा है। तो लेने वालों को तो सबसे वर्स्ट ही कहा जाएगा हमारी क्लास में, क्योंकि हम लोग तो क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन देने वाले होना। अब मुझे बताओ कौन ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब देखो NO2 उससे भी महावर्स्ट होगा। क्यों उससे भी महावर्स्ट होगा, क्योंकि यार NO2 जो है आप लोगों का, वो NO2 तो मतलब -I से भी ले रहा है और साथ ही साथ में आप लोगों के -R से भी ले रहा है। बेचारा क्लोरीन तो सिर्फ मात्र आप लोगों का क्या कर रहा था, आप लोगों का सिर्फ -I दे रहा था, लेकिन ये तो और भी बड़ा बेशरम है। मतलब Cl से भी वर्स्ट सीन कौन सा हो सकता है, आपके NO2 का हो सकता है। अब बचते हैं दो लोग, नॉर्मल बेंजीन और OCH3। तो सबसे बेस्ट किसको रखा जाएगा, ऑब्वियसली OCH3 को, क्योंकि +R के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि B सबसे आगे और C उसके पीछे, यानी कि करेक्ट आंसर वुड बी BCDA। ये होगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको अपनी थॉट प्रोसेस क्या करनी है, डेवलप करनी है, ठीक है। थोड़े 1-2 इलस्ट्रेशंस और देखते हैं। तो ऐसे में तो अगर फिर तुम्हें कोई बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दे दे तो तुम तो डेफिनेटली कर सकते हो। जैसे 1 2 3, ये आपकी 3 बेंजीन रिंग मैंने बना दी, है ना। चलिए बताइए क्या करना है। इस पे मैंने लगा दिया C+O NH2, दिस इज नोन एज अमाइड, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लगाया आपका NHC+O CH3। अच्छा, इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं। अच्छा, न जान दो कौन खिसका है, छोटू उसमें एडजस्ट कर लो NH3। अब बताओ क्या करेंगे। तो देखो अमाइड जो होते हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अमाइड जो होते हैं ये -R शो करते हैं। अमोनिया के ऊपर जो लोन पेयर्स होते हैं ये आप लोगों के कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। मतलब ये +R से इलेक्ट्रॉन देते हैं और थोड़ा बहुत इन पे -I ऑपरेट होता है, जो कि बहुत ही कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू +R। जो बीच वाला है, अब उसके बारे में ध्यान से सुनो। बीच वाले में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं। अच्छा, ये मत देखना कि मैडम देखिए ना यहाँ पे तो डबल बॉन्ड भी है, तो आपके नियम के अकॉर्डिंग तो ये -R होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये मेरे नियम के अकॉर्डिंग -R होना चाहिए। अगर बेंजीन रिंग से जो एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है, अगर वो डबल बॉन्ड होता तो मेरा जो एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड, आपको उसको देखना है, उसके आगे पीछे का उतना आपको छंगालने की नीड नहीं है। तो अमोनिया नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है,
जो बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, यानी कि वो तो आगे आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब एक दिक्कत है कि अमोनिया के केस में कैसा था कि वो सीधा सीधा आगे आ रहे थे। अभी जो बीच वाला क्वेश्चन है वो रेजोनेंस करने के लिए वो लोन पेयर नीचे बेंजीन रिंग के पास भी आ सकते हैं, और वो बाजू में जो आप लोगों का सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो है उसके पास भी तो जा सकते हैं, जिसको हम लोगों ने जीओसी में क्रॉस कॉन्जुगेशन आई थिंक कहा था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। थोड़ा नोट्स कॉपी रिवाइज कर लेना कि मतलब दो दो जगह कॉन्जुगेशन हो रही है। मान लेते हैं मेरे पास एक एप्पल है और खाने वाले दो हैं, तो दोनों के हिस्से में कितना आएगा, 1/2 1/2। अगर मान लेते हैं एक ही एप्पल है और खाने वाला भी एक ही है, तो उसके हिस्से में कितना आएगा, पूरा 100%। तो यहाँ पे जो लोन पेयर्स नीचे बेंजीन रिंग के पास जा रहे हैं, क्या वो कंप्लीटली जा पा रहे हैं, क्या नहीं, थोड़े बहुत बाजू में भी शेयर हो सकते हैं, माइट भी। तो ऐसे केस में ये डेफिनेटली प्लस आर दे रहा है, नो डाउट, ठीक है। बट यहाँ पे दो जगह शेयर हो रहा है, दो जगह इसकी शेयरिंग हो रही है ना, दो जगह इसकी शेयरिंग हो रही है। तो सबसे ज़्यादा बेटर तरीके से शेयरिंग कहाँ हो रही है, आपके सी वाले केस में, बराबर। और सबसे वर्स्ट कौन सा है, ए वाला केस। तो यानी कि डेफिनेटली आपका आंसर आएगा सी बी ए, ये इस तरीके से। तो ध्यान रखना कि आप लोगों को सिर्फ इतना अपने दिमाग में नहीं ठूसना है कि डबल बॉन्ड दिख रहा है तो डबल बॉन्ड को देखते बराबर कि अरे ये तो हमारा -R होगा। जो एटम आप लोगों की बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, क्या वो एटम पे डबल बॉन्ड है क्या डायरेक्टली, तो वो -R में होगा। और अगर आपको ऐसे लोन पेयर दिख रहा है तो लोन पेयर को ये भी हमेशा चेक करना कि वो और कितने लोगों के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। वैसे तो यही कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ अगर किसी और के साथ बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेंस कर रही है तो वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी तो यार वो इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करेगी, तुम खुद सोचो, राइट। तो हमें क्या चाहिए, जो होल एंड सोल किसी एक को मिल रहा हो। जितनी ज़्यादा शेयरिंग उतनी अवेलेबिलिटी आप लोगों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितनी ज़्यादा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी आपकी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सवाल में। जैसे कि मान के चलो एक पहले बेंजीन रिंग बना लेते हैं। चलो ये मैंने बना ली आपकी 4 ठोक बेंजीन रिंग। अब इसमें ग्रुप्स लटका देते हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया OH, यहाँ पे मैंने लगा दिया OH और साथ ही साथ में NO2। कई लोगों का डाउट आता होगा ना कि अरे मैडम अगर एक ही रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों मौजूद हो तब अपन क्या करेंगे। तो बस ये उसी के एग्जाम्पल हैं। अब सुनो, पहले तो लिख लो कि किस ग्रुप के बारे में तुम क्या क्या जानते हो। OH -I+R, जिसमें उसका +R काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। OH -I+R, ओके। NO2 -I-R, ओ माय गॉड। अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले केस में, -I और आपका +R, और ये वाला जो NO2 है इसके इसमें क्या हो जाएगा, -I ओनली, नो -R, क्योंकि तुमने ये GOC में पढ़ा है कि मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस काम नहीं करती है ना, ये पढ़ा है ना, ये आप लोगों की मेटा है। अब कई लोगों को डाउट है, क्यों मैडम यही मेटा क्यों, अगर मैं इसको अपना 1 नंबर दूँ तो फिर तो मेटा ये हो जाना चाहिए। तो देखो, जब हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो हम ये अच्छे से जानते हैं ना कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम लोग मतलब वो देते हैं ना कि प्रेफरेंस ऑर्डर की कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहेगा। तो OH और NO2 में NO2 लोकेंट होता है और OH फंक्शनल ग्रुप होता है। तो OH आपका मेन है, यानी कि, और उसके बाजू वाला फिर क्या कहलाएगा, ऑर्थो, और उसके बाजू वाला फिर क्या कहलाएगा, मेटा, ठीक है। तो OH आपका मेटा नहीं हो सकता। और आखिरी वाला खैर जो केस है वो तो आप लोगों की न्यूट्रल स्पीशीज़ है, ओके। तो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे अब यहाँ पे रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर लिखना हो तो सबसे बेटर क्या है। सबसे बेटर तो देखो फर्स्ट है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे कहीं पे भी -R नहीं लग रहा है ना, वहाँ पे कहीं भी -R नहीं लग रहा। उसके बाद और ज़्यादा बेटर अगर मैं बोलूँ कि कौन ज़्यादा बेटर होगा तो किसको बेटर कहोगे फिर, अब किसको बेटर कहें। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं बी वाले केस में क्या है। बी वाले केस में आप लोगों को -I+R लग रहा है, -I-R भी लग रहा है, मतलब सोचो 3 निगेटिव लग रहे हैं और मात्र 1 पॉजिटिव। थर्ड वाले केस में आपको 2 निगेटिव लग रहे हैं, वो भी पिल्लू से इंडक्टिव की क्या औकात है हम सब जानते हैं, और +R लग रहा है।
तो ऑब्वियस है कि अब आएगा आप लोगों का सी। ए के बाद क्या आ जाएगा आप लोगों का सी। सी के बाद अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आर भले ही कम है बट इसके कंपेयर में कुछ तो होगा ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाना है आप लोगों का बी, और बी के बाद फिर क्या आ जाना है आप लोगों का आखिरी में डी। दिस विल बी योर करेक्ट ऑर्डर। तो अगर 2-2 ग्रुप्स लगे हों या 3-3 ग्रुप लगे हों या 6-6 ग्रुप लगे हों तो इस प्रकार से जज करोगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये आप लोगों के पास मान के चलते हैं बेंजीन रिंग है, यहाँ से एक और बेंजीन रिंग हमने कनेक्ट कर दी, ये हो गया आप लोगों के पास OCH3। अब मुझे बताइए कि अगर इलेक्ट्रोफाइल जो है आप लोगों का आएगा तो अच्छा ये रुको, ये वाले क्वेश्चन में अभी करवाना ठीक है क्या? नहीं 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 नहीं, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग जब ओरिएंटेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तब करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल लगाना कहाँ है। फिलहाल अभी हम लोग कंपैरिजन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन में एक और ले लो, ये आपने बना ली बेंजीन रिंग, एरोमेटिक सिस्टम का एक बहुत अच्छा कॉमन एग्जाम्पल। दूसरा कॉमन एग्जाम्पल एरोमेटिक सिस्टम का होता है, बोलो क्या, पिरिडीन, है ना, ये पिरिडीन कहलाता है, पढ़ा है GOC में। दूसरा होता है पायरोल। अब इनमें पूछ लिया जाए कि बताइए कि इलेक्ट्रोफाइल के प्रति इनमें से किसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी है, फिर कैसे करोगे? हमने तो पूरी कहानी बेंजीन के अकॉर्डिंग पढ़ी है। फिर तो देखो आप रेजोनेंस करवाओ। कैसे रेजोनेंस करवाते हैं? जब हम रेजोनेंस करवाएंगे, ठीक है, लेट्स से अगर मैं रेजोनेंस करवाती हूँ तो रेजोनेंस करवाने पे बोलो क्या होगा, ये लोन पेयर आगे शिफ्ट होगा, जानते हो ना ये चीज़? हाँ। कैसा दिखेगा ये सिस्टम? ये सिस्टम आप लोगों का समथिंग लाइक नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, साथ ही साथ में ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। ये मानते हो यही होगा? मैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, मैंने सिर्फ एक बनाकर दिखाया है। इसका मतलब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस रेजोनेंस वाली प्रोसेस में रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज घूम रहा है, तो रिंग के ऊपर निगेटिव चार्ज घूम रहा है, निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है ना, किसके केस में? पायरोल के केस में। और अगर मैं पिरिडीन के पास आऊँ और पिरिडीन का अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करती हूँ तो पिरिडीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखने वाला है आप लोगों का? उस पर पॉजिटिव चार्ज घूमता है। उस पर कौन सा वाला चार्ज घूमता है? पॉजिटिव चार्ज। अब तुम खुद सोचो कॉमन सेंस के साथ कि हम लोगों को कैसा सिस्टम चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम चाहिए? रिच चाहिए। तो कौन ज़्यादा रिच है? पायरोल ज़्यादा रिच है क्योंकि उस पर निगेटिव चार्ज घूम रहा है, इसीलिए आपका सी वाले की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। और जिस पे पॉजिटिव घूम रहा है यार वो तो डेफिशिएंट है, और आगे कौन है? बेंजीन रिंग, जिस पे कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको चूज किया जाए कि आपको एक ऐसा सिस्टम दिया जाए ना जिससे ना तो इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं ना तो जिसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, वर्सेस एक ऐसा सिस्टम जिससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, तो आप किसको चूज करोगे? आप उसी को चूज करोगे ना जो न्यूट्रल है। निकाल के पॉजिटिव क्रिएट करना तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, इसीलिए ये इसका ऑर्डर होगा। तो पायरोल वर्सेस पिरिडीन, हु इज मोर क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव कौन है? आप लोगों का पायरोल है। क्यों? क्योंकि उस पर क्या घूम रहा है? निगेटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है। उस पर क्या सर्कुलेट हो रहा है? आप लोगों का निगेटिव चार्ज। तो आपको बस यही देखना है, ठीक है, कि कहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है और उसके अलावा कहाँ पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं। सिर्फ उतना ही देखोगे, ठीक है, सिर्फ उतना ही। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखो क्रिएट किए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने वहाँ पढ़े थे ना एसिडिटी और बेसिसिटी के केस में, जब बेंजीन रिंग लेके हम लोग करते थे, उन सारे क्वेश्चन को तुम यहाँ पे ले सकते हो। उन सारे क्वेश्चंस को क्रिएट किया जा सकता है ना, सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो ये कहानी थी आप लोगों के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ये हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली। तो रिएक्टिविटी अगर कभी कोई पूछे तो कैसे बताओगे? आप देखना कि उस बेंजीन रिंग से कैसा सिस्टम जुड़ा हुआ है। जैसा सिस्टम जुड़ा हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, राइट। जैसे कि एक और मान लेते हैं, ये आप लोगों के पास बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग। चलो 4 बेंजीन रिंग बना ली। एक को लगा दिया हमने NO2, एक को लगा दिया हमने Cl, एक को लगा दिया CH3 और एक को लगा दिया NH2। बताइए, पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन क्या करता है। तो NO2 क्या करता है? -I -R।
Cl क्या करता है -I ओनली, CH3 क्या करता है +I एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, और NH2 क्या करता है -I + R। पूरी दुनिया जानती है रेजोनेंस ज़्यादा ताकतवर वाले होते हैं। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करूँ तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो सबसे आगे तो यही दोनों आएंगे और सबसे पीछे तो यही दोनों आएंगे। तो पहले आगे जो देने वाले हैं उनको कंपेयर कर लो। तो D सबसे आगे रहेगा, उसके बाद आप लोगों का कौन आ जाएगा आपका C। अच्छा, अब ये दोनों क्या है NO2 और Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले लोग तो हमको नहीं चाहिए, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन कर रहा है ए ऑप्शन, इसीलिए वो सबसे पीछे रहेगा। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है DCBA, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, ये होता है आप लोगों का काम बराबर। तो ये कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हो गए बराबर, ये कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स। बस ध्यान रखना कि सिस्टम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। अगर सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से बोलो क्या हो जाएगा आप लोगों का, वो आसानी से क्या करवाएगा अटैक करवाएगा। ठीक है, आसानी से वो क्या करवाएगा अटैक करवाएगा। ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक है, ये इस तरीके की कहानी आप लोगों को पूछी जाएगी। अच्छा, एक और बात करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन चलो ठीक है कर लो। पायरॉल बना लिया मैंने। पायरॉल को तो तुम लोग जानते ही हो कौन है पायरॉल, अभी अभी मैंने ऊपर बताया था। इस तरीके का एक कंपाउंड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ लोन पेयर होते हैं। फिर हमने एक बना लिया फ्यूरान। फ्यूरान बताओ क्या होता है, यही सेम चीज़ होती है बट इस तरीके से बस ऑक्सीजन आ जाता है वहाँ पे। फिर मैंने बना लिया थायोफीन। थायोफीन हम लोग किसको कहते हैं आप लोगों का इस तरीके से सिस्टम, बस इसको रिप्लेस कौन कर लेता है सल्फर। अच्छा, मैंने गलत बना दिया, 2 मिनट। ठीक है, उसको रिप्लेस कौन कर देता है आप लोगों का सल्फर रिप्लेस कर देता है। अब बताइए इसमें से अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो बिटवीन देखो स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सेम है, तीनों पर ही ऑलमोस्ट सेम है। क्या होता सेम ही है, बस एटम बदल रहे हैं। इन सभी में निगेटिव चार्ज घूमेगा, इस पर क्या घूमेगा निगेटिव चार्ज घूमेगा, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन रिच होने वाली हैं। अब बात यह है कि इलेक्ट्रोफाइल को कौन अपना इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से देता है। तो एज वी नो कि जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो आप लोगों का ज़्यादा बेटर तरीके से देगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि सेम पीरियड में आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर, है ना। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ज़्यादा आसानी से दे देगा। अगर मैं ऑक्सीजन और सल्फर को लेट से कंपेयर करूँ, ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन को और सल्फर को लेट से कंपेयर करूँ तो आप लोगों का ऑक्सीजन और सल्फर में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट मत लगाना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट कब लगाया जाता है, जब हम सेम पीरियड में लाई कर रहे हो। अभी हम लोग सेम पीरियड में नहीं है ना, तो आप तो ग्रुप में आ गए, तो ग्रुप में आप साइज का फैक्टर देखो जिसका साइज बड़ा है उसकी आप मान के चलिए इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा भी उतनी कम है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से संभाल रहा है। बस ख़त्म, ये आपका एक छोटा सा कंपैरिजन था। और तो ज़्यादा तुम लोगों को कुछ इस बारे में पढ़ना नहीं है, वो तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे तुम बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस देखोगे और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दोगे। खैर, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ओरिएंटेशन वाले कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको नहीं आता है तो यार तुम प्रोडक्ट वगैरह फिर बनाने के लायक ही नहीं रह पाओगे, इसलिए ठीक है फिलहाल इसको यहाँ रुकते हैं।